अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं स्टडी करने सेकंड ईयर लेक्चर 5 रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बेटा क्या है कि हमने सबसे पहले डीएनए का एज हेरेडिटरी मटेरियल पढ़ा कि डीएनए विरासत में किस तरह अहम किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डीएनए है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। फिर उसके बाद बेटा क्या है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए का जो कॉपिंग का अमल है या इसका रेप्लिकेशन का अमल है वो क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसे कॉपी क्यों नहीं कहते, रेप्लिकेशन क्यों कहते हैं। बेटा जब भी किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी बने, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, हर तरीके से एग्जैक्ट कॉपी हो तो उसे बेटा क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो बेटा डीएनए जो तकसीम होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है। डॉटर सेल में भी वैसा ही डीएनए जाता है जैसा कि पेरेंट सेल के अंदर हो, तो इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो डीएनए जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, उसके बेटा क्या है कि हम देखने लगे हैं कि क्या मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से उसके मॉडल्स हैं। अच्छा, तो इसके बेटा क्या है कि 3 मॉडल हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल है बेटा वो कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा बेटा जो मॉडल है वो क्या है, कंजर्वेटिव। और तीसरा मॉडल बेटा क्या है, डिस्पर्सिव मॉडल। तो सबसे पहले आज बेटा हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है। अच्छा बेटा क्या है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो बेटा हमें ये बताता है कि डीएनए की जो कॉपी का अमल है, ठीक है, वो क्या है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब क्या है कि हाफ, कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बच जाना। अच्छा बेटा डीएनए जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है इसके तहत आपको ये पता है कि हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एडेनिन के सामने हमेशा कौन सी बेस आती है, थायमीन, 2 बॉन्ड होते हैं। गुआनिन के सामने कौन सी आती है, साइटोसिन। इसी तरह साइटोसिन के सामने कौन सी आएगी, गुआनिन। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस, ठीक है, पाई जाती हैं। अच्छा, जो डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के तहत जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, उसके तहत, ठीक है, कि जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, कंप्लीमेंटेरिली होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कंप्लीमेंटेरिली क्या है। अच्छा, अगर बेटा क्या है कि किसी ने डीएनए के मॉलिक्यूल को बेटा क्या करना है, अनजिप करना है। अनजिप का मतलब क्या है, खोलना है। किस अमल के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। अब ये देखें, इसके ऊपर हम जो डीएनए हमने डबल स्ट्रैंडेड था, हमने उनके दोनों स्ट्रैंड्स को खोल लिया एक एंजाइम की मदद से। अब ये देखें, यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन, यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे क्या था, थायमीन। अब इसके सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या होना चाहिए था, एडेनिन के सामने थायमीन था, गुआनिन के सामने साइटोसिन था, साइटोसिन के सामने गुआनिन था, और थायमीन के सामने क्या था बेटा, एडेनिन था। अब हमने दोनों स्ट्रैंडों को खोल लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि कंप्लीमेंटेरिली या कंप्लीमेंटेरिटी क्या होती है, कॉपिंग का अमल। जब बेटा हम इसे खोलते हैं ना, तो हमें बेटा क्या करना पड़ता है, सिर्फ इस स्ट्रैंड को या न्यू जो स्ट्रैंड है उसे कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट मीन कि हमने सिर्फ मुकम्मल करना है। मुकम्मल बेटा कैसे करना है कि हमने जो न्यू गोइंग स्ट्रैंड होंगे, अब ये देखें, अब इसकी कॉपी जब हो रही है तो एक स्ट्रैंड यहाँ पे हम इसे किसी और कलर में बना लेते हैं। ये एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे भी ऐड होगा, एक यहाँ पे भी ऐड होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है एडेनिन के सामने आपको पता है हमेशा क्या आ सकता है, थायमीन। गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, थायमीन के सामने एडेनिन। और यहाँ पे भी क्या होगा, एडेनिन के सामने थायमीन, और इधर साइटोसिन, यहाँ पे गुआनिन, और यहाँ पे एडेनिन। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अनजिप करते हैं किसे बेटा, डीएनए के मॉलिक्यूल को। अनजिप का मतलब क्या है, खोल देते हैं किसे, जैसे ये अब खुला। पिछले मतलब क्या है कि जो हमने बनाई है उसके अंदर क्या है कि वो वाइंडेड शक्ल के अंदर है या कॉइल शक्ल के अंदर है। अब वो क्या है बेटा,
अनजिप हुआ है, उसे खुला हुआ है। तो हमें बेटा क्या करने पड़ेंगे, जो नए हमने स्ट्रैंड बनाने हैं, यानी कि एक से क्या बनने हैं, दो, तो अब जो हमने नए स्ट्रैंड बनाने हैं उसके अंदर हमने सिर्फ कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं। यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाने हैं जो नए जो ग्रोइंग स्ट्रैंड हैं उन्हें कंप्लीट कर देंगे। तो ये बेटा क्या है कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, हम इसे थोड़ा सा और कलर में बना देते हैं। तो ये बेटा क्या था, ये पेरेंट स्ट्रैंड था, और ये बेटा क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो एप्लीकेशन है ना, ठीक है, जब वो हो जाती है तो बेटा क्या है कि डुप्लिक्स बेटा क्या है कि जो डबल जो स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है डीएनए का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डुप्लिक्स। ठीक है, यानी कि ऐसा बेटा क्या है कि दो स्ट्रैंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हों वो भी क्या कहलाते हैं, डुप्लिक्स कहलाते हैं। अब बेटा क्या है कि इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के नतीजे में जो डुप्लिक्स है वो बेटा कायम नहीं रहती, यानी कि पेरेंटल डुप्लिक्स, यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कायम नहीं रहता। ठीक है, लेकिन उसका बेटा क्या है कि सीक्वेंस कायम रहता है, यानी कि एडेनिन थायमीन। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि एडेनिन के सामने क्या है, थायमीन ही है, यहाँ पे भी क्या है, एडेनिन के सामने थायमीन ही है। तो ये बेटा क्या है कि जो ओरिजिनल डुप्लिक्स कायम नहीं रहेगी, लेकिन जो सीक्वेंस है डुप्लिक्स का वो बेटा क्या है कि कायम रहेगा। और बेटा क्या है कि जो हर जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, अब दो स्ट्रैंड है ना पेरेंटल, जिन्हें कि हमने, ठीक है, ब्लैक के अंदर जाहिर किया हुआ है। तो जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं वो बेटा क्या करते हैं, मॉडल के तौर पे काम करते हैं। किसके तौर पे बेटा, मॉडल के तौर पे काम करते हैं, और बेटा क्या है, मदद करते हैं नए स्ट्रैंड्स को ऐड होने के। ठीक है जी। तो इस तरह बेटा क्या है कि इस सेमी कंजर्वेटिव इस मॉडल को हम कहते इसलिए हैं कि एक स्ट्रैंड, अब आप देख लें ये जो नए जो दोनों डॉटर बने हैं इनके अंदर एक स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला, ये बेटा क्या है, पेरेंटल है, और ये वाला बेटा कौन सा है, डॉटर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हाफ स्ट्रैंड क्या था, पेरेंटल कंजर्व रहा, और हाफ क्या बना, नया बना। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं डीएनए का। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो गाइड करता है एप्लीकेशन के अंदर वो कौन सा है, पेरेंटल स्ट्रैंड ही। ठीक है, जो बच जाता है, दो में से एक बचेगा, ये बचेगा, ये नया बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या है कि मॉडल या मोड के तौर पे काम करेगा और एप्लीकेशन की इजाज़त देगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बेटा क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब बेटा उसके बाद हम देखने लगे हैं एक दूसरा इसका मॉडल है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव मॉडल। क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेटिव मॉडल। अच्छा, अब ये बेटा क्या कहता है, अच्छा ये देखिए बेटा, ये क्या है, डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है ओरिजिनल, ये हमने ब्लैक के अंदर, ठीक है, मतलब इसे शो कर दिया है। अच्छा, अब बेटा ये जो स्ट्रैंड, ये जो मतलब क्या है कि मॉडल है वो ये कहता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, वैसे क्या वैसे बच जाएगा। और बेटा क्या है कि नया स्ट्रैंड, ठीक है, मतलब क्या है कि फॉर्म होगा जो कि नए सीक्वेंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है कि ये देखें, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसे इसकी कोई अनजिपिंग नहीं हुई। ठीक है, और बेटा क्या है कि साथ क्या बन गया, एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये बेटा क्या थे, मफरूज़ा जात थे जिनके ऊपर फिर बाद में तहकीक होती रही ताकि असल बात निकाली जा सके कि एप्लीकेशन का जो मॉड्यूल है वो सेमी कंजर्वेटिव है या फिर डिस्पर्सिव है। अब बेटा क्या है कि आ गया कंजर्वेटिव, तो हमने देख लिया कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहा, जबकि बेटा क्या हुआ कि एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। क्लियर बेटा, ठीक है, यानी कि वो जो नया स्ट्रैंड बना वो इसे डिस्टर्ब किए बगैर बना। अब बेटा हम आ जाते हैं तीसरे मॉडल की तरफ जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्सिव। अच्छा बेटा, जो डिस्पर्सिव मॉडल है ना वो ये कहता है कि जो
डिस्पर्सिव मॉडल बेटा ये कहता है कि जो नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का, नए और पुराने स्ट्रैंड का। कैसे बेटा हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, और ये बन गया नया स्ट्रैंड। जो रेड के अंदर है वो नया स्ट्रैंड बना, ब्लैक के अंदर क्या है, पुराना स्ट्रैंड है। यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा किसका बेटा, नए और पुराने मालिक्यूलों का। यानी कि मतलब क्या है कि हर जो नया बनने वाला स्ट्रैंड है उसके अंदर कुछ हिस्सा किसका होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड का होगा, और कुछ हिस्सा किसका होगा, ठीक है, नए मतलब क्या है कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे। क्लियर बेटा, यानी कि ये मिक्सचर होता है, ठीक है। यानी कि एक जो चेन है मुकम्मल तौर पे वो गाइड नहीं करती है। देख लें दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म होगा। ये हम रेड के अंदर इसे लगा देते हैं, ये देखें बेटा, ये जो है ना इस तरीके से ये फॉर्म होगा। तो ये बेटा क्या कि 3 मॉडल थे। कौन कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव जिसके अंदर एक चेन कंजर्व रहती थी और दूसरी चेन नई बनती थी। दूसरा क्या था, कंजर्वेटिव जिसके अंदर एक जो चेन थी मुकम्मल अपनी इंटाइटी बरकरार रखती थी, जबकि दूसरी चेन नए से बन जाती थी। जबकि डिस्पर्सिव क्या ये कहते हैं कि जो नई चेन्स जो बनती हैं वो पुरानी और ठीक है न्यू न्यूक्लियोटाइड का क्या होती है, मिक्सचर होती है। क्लियर बेटा, ये बेटा हमने पढ़ लिया 3 मॉडल्स किस चीज़ के, डीएनए के। अच्छा अब बेटा क्या है कि इसे साबित किया था, ठीक है, किसने बेटा, मिशेल्सन एंड सटहाल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। मिशेल्सन एंड सटहाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये बेटा क्या है कि 2 रिसर्चर थे किस चीज़ के बेटा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बेटा क्या किया, 1958 के अंदर बेटा क्या कि अपने एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि जो मॉडल है डीएनए की रेप्लिकेशन का वो कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है। उसके लिए बेटा उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है जी। बैक्टीरिया को बेटा उन्होंने ग्रो किया किसके अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर। तो बेटा क्या कि उसने बैक्टीरिया को ग्रो किया पेट्री डिश के अंदर, जिसके अंदर उसने कौन सा बेटा मीडियम दिया, N15 मीडियम दिया। कौन सा बेटा मीडियम दिया, N15 मीडियम। अच्छा अब बेटा क्या है कि N15 मीडियम के अंदर उसने क्यों ग्रो किया, वो बेटा ये चाहता था कि काफ़ी अरसे बाद जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी तमाम नाइट्रोजन कौन सी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन बेटा बैक्टीरिया ने कहाँ से हासिल करनी है, माहौल से। तो माहौल के अंदर कौन सी नाइट्रोजन मौजूद है, यही N15 वाली। तो उनके तमाम जिस्म के अंदर इंक्लूडिंग डीएनए कौन सी नाइट्रोजन हो जाएगी बेटा, N15 वाली हो जाएगी, ठीक है जी। तो काफ़ी अरसे उसने इन बैक्टीरिया को किसके अंदर किया, N15 मीडियम में ग्रो किया। अच्छा नेक्स्ट बेटा उसने ये किया कि इन्हीं बैक्टीरिया को शिफ्ट किया किसके अंदर बेटा, N14 मीडियम के अंदर। अच्छा आप ये बताएं कि कौन सा आइसोटोप मतलब क्या है कि हैवी होगा और कौन सा आइसोटोप क्या होगा, हल्का होगा। बेटा जो N15 है यकीनी बात है वो क्या होगा, हैवी होगा, जबकि N14 क्या होगा, लाइटर होगा, ठीक है जी। अच्छा अब बेटा क्या है कि उसने इसे क्या किया, N14 के अंदर ग्रो किया दोबारा, ठीक है। N15 के अंदर बहुत सी नस्लें उसने ग्रो कर दिया ताकि सारा डीएनए उनका कौन से वाला हो गया, N15 वाला हो गया। अब उसने क्या किया, इसे N14 के अंदर दोबारा ग्रो किया नेचुरल मीडियम के अंदर, और इनके 3 सैंपल्स इकट्ठे किए। कितने सैंपल्स इकट्ठे किए, 3। एक कब, 0 मिनट के बाद, दूसरा
20 मिनट के बाद, और तीसरा 40 मिनट के बाद। अब आप कहेंगे इस 0, 20 और 40 मिनट की क्या लॉजिक है? बेटा जो 0 मिनट के बाद इकट्ठा होगा उसके अंदर कोई तकसीम नहीं हुई होगी, कोई रेप्लिकेशन का। जब भी बैक्टीरिया बेटा तकसीम होगा तो उसका डीएनए भी तो तकसीम होगा, रेप्लिकेशन होगी, यकीनी बात है होगी। तो हमें बेटा क्या है कि हम वो देखना ये चाह रहा था कि रेप्लिकेशन बैक्टीरिया की कैसे होती है, वो इससे अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। अच्छा, उसने बेटा क्या कि आगे एक एक्सपेरिमेंट भी इस चीज़ के लिए उसने तैयार किया हुआ था। तो 0 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, और अच्छा, और जब 20 मिनट के बाद एक राउंड रेप्लिकेशन का हो चुका होगा, और जबकि 40 मिनट के बाद क्या हुआ होगा, 2 राउंड रेप्लिकेशन के हो चुके होंगे। ठीक है, वो हम देखते हैं कि कैसे। अच्छा, अब उसने बेटा क्या है कि इन बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है, किस चीज़ के अंदर बेटा, ये जो मतलब क्या कि 3 उसने सैंपल हासिल किए, उसे उसने बेटा डाला एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में डाला और उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर स्पन किया। उस बेटा क्या है, टेस्ट ट्यूब में कौन सी चीज़ मौजूद थी? सीजियम क्लोराइड। अच्छा बेटा, अब सीजियम क्लोराइड की क्या लॉजिक थी? सीजियम क्लोराइड के महलूल के अंदर क्यों डाला उन्हें? ठीक है, उसने बेटा जो सीजियम क्लोराइड होता है उसके बेटा क्या होते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी कि मतलब क्या है कि डेंसिटी के मुख्तलिफ दर्जे बन जाते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, जब हम लस्सी बनाते हैं तो उसके अंदर मक्खन ऊपर चला जाता है। मक्खन क्यों ऊपर चला जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, जबकि लस्सी की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा, इसलिए नीचे रह जाती है। तो जो सीजियम, वो तो खैर 2 ही दर्जे बने। सीजियम क्लोराइड के अंदर ये खासियत है कि ये बिल्कुल ग्रेजुअल किस्म के दर्जात बनाती है। ठीक है, मतलब क्या नीचे बहुत ज़्यादा डेंस होगा, ऊपर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ पे जाके रुकेंगे? जहाँ पे उनकी डेंसिटी किसके साथ मैच करेगी? सीजियम के साथ। यानी कि जो ज़्यादा डेंस डीएनए होगा वो कहाँ पे आएगा? नीचे, जबकि जो कम डेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। बहुत कम डेंस होगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा? बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अब ये डेंसिटी कम ज़्यादा क्यों हुई? वो बेटा इसलिए हुई कि पहले वो कहाँ पे थे? N15 में ग्रो करके आए थे। अब बेटा क्या है कि किसके अंदर ग्रो कर रहे हैं? N14 में। तो यकीनी बात है उनकी डेंसिटी के अंदर तो चेंजेस आएंगी। अब किस पैटर्न से आई हैं वो हमें मदद देगी किस चीज़ को जानने में कि उसका, ठीक है बेटा, क्या उसकी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है। ठीक है, अच्छा, उसने डेंसिटी, इसके ग्रेडियंट बन जाते हैं, इसलिए उसने सीजियम क्लोराइड के महलूल के अंदर, ठीक है, मतलब क्या है कि उसके डीएनए को स्पन किया सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। ठीक है, उन बैक्टीरिया को घुमाया, ठीक है, डिसरप्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद। अच्छा, अब उनका जो डीएनए जो है ना क्या होगा? सेपरेट होगा, और इस सीजियम क्लोराइड के महलूल में अपनी डेंसिटी के हिसाब से जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो 0 मिनट के बाद उसने सैंपल इकट्ठा किया था, जो 0 मिनट के बाद बेटा उसने सैंपल इकट्ठा किया था, वो बेटा कहाँ पे गया? वो बिल्कुल नीचे रहा, वो बिल्कुल नीचे रहा, क्योंकि वो तो यकीनी बात है कौन सा होगा? प्योर N15 स्ट्रैंड होगा उस डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो कहाँ पे रहा? बिल्कुल नीचे रहा, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या थी? काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद उसने जो 20 मिनट के बाद सैंपल इकट्ठा किया। अच्छा, अब बेटा ये देखें, हम देखते हैं कि 20 मिनट के बाद होता क्या है। अच्छा, ये हम बेटा देखते हैं कि जो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जो N15 वाला है ना, वो बेटा किस कलर के अंदर है? ब्लैक के अंदर है। N15 वाला बेटा किसके अंदर है? ब्लैक के अंदर। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, अब 20 मिनट के बाद यकीनी बात है एक राउंड रेप्लिकेशन का होगा। तो ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो N14 है वो किसके अंदर है? रेड के अंदर। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो 20 मिनट के बाद उसने सैंपल इकट्ठा किया था ना बेटा, ठीक है, वो कहाँ पे इकट्ठा हुआ? सीजियम क्लोराइड की ट्यूब के अंदर। वो सारे के सारे सैंपल यहाँ दरमियान में इकट्ठे हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, वो मतलब क्या है कि उसके नतीजे में कंजर्वेटिव तो किसी सूरत नहीं है। अगर कंजर्वेटिव होती तो तब 2 स्ट्रैंड बनने चाहिए थे, एक पुराना, जैसे कि हमने ये देखें यहाँ पे हमने बताया कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अंदर कि एक जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, नया होता है, जबकि एक क्या होता है, पुराना होता है। ये देख लें, ठीक है, हमने देखा कि ये एक पुराना है, एक नया है। अगर कंजर्वेटिव होती तो तब क्या होना चाहिए था, ये जो एक स्ट्रैंड है वो कहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, नीचे होना चाहिए था, एक कहाँ पे होना चाहिए था, ऊपर। लेकिन एक स्ट्रैंड दरमियान में इकट्ठा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एप्लीकेशन है वो कंजर्वेटिव तो किसी सूरत नहीं है, वरना सिर्फ एक किस्म का स्ट्रैंड जो कि मीडियम थिकनेस का था या मीडियम डेंसिटी का था वो दरमियान में इकट्ठा हो गया। ज़्यादा डेंसिटी होती तो जो वो पिछला स्ट्रैंड है उसकी तरह नीचे इकट्ठा होता, लेकिन वो नीचे इकट्ठा नहीं हुआ, वो बल्कि कहाँ पे हुआ, वो निस्बतन ऊपर इकट्ठा हुआ। यानी कि इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है। इससे ये लगता है कि आधा स्ट्रैंड क्या होगा, पुराने वाला होगा, आधा नए वाला होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि लेकिन इसके अंदर एक ये भी तो थी ना कि हो सकता है वो डिस्पर्सिव हो, उसके अंदर भी तो आधा नया होता है, आधा पुराना होता है। ठीक है, इस मकसद के लिए उसने फिर क्या किया, 40 मिनट वाले सैंपल को क्या किया, ठीक है, उसने स्पन किया किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, ताकि देखे कि अब भी सारे मिडल में हैं, क्योंकि डिस्पर्सिव के तो सारे मिडल में आने हैं। ठीक है, या एक ही जगह पे आने, क्योंकि आधा नया आधा पुराना होता है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो उसने 40 मिनट वाला जो सैंपल इकट्ठा किया था उसे जब स्पन किया किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो तब जो है ना उसे क्या हुए, 2 किस्म के हासिल हुए। ठीक है, स्ट्रैंड। एक तो क्या था, एक दरमियान में थे और एक कहाँ पे थे, बिल्कुल ऊपर थे। आप कहेंगे ये 2 मतलब क्या कि स्ट्रैंड एक दरमियान में और एक ऊपर क्यों वजूद में आया। अच्छा बेटा, ये देखें, हम पिछले पेज पे चले जाते हैं, हम ये देखते हैं कि ये देखें जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसको क्या कहता है कि एक चेन क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, और दूसरी क्या रहेगी, नई बनेगी। अब जब जो है बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, दोबारा N14 मीडियम के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं, N14 मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो उसने अब बाहर से जितना भी नाइट्रोजन लेना है, कौन सा लेना है, नई स्ट्रैंड्स के लिए N14 वाला लेना है। अब ये देखें कि अब जो है ना जब पहला राउंड हुआ रेप्लिकेशन का तो एक चेन बनी पुराने वाली N15 वाली, एक नए वाली। ठीक है जी। अब एक नए वाली थी, एक पुराने वाली थी, तो जिसकी वजह से जो डेंसिटी थी वो क्या थी, पिछले 0 मिनट वाले से क्या हो गई, कुछ कम हो गई। जो N15 वाला था या 0 मिनट वाला था वो सबसे नीचे रहा, जबकि जो 20 मिनट वाला सैंपल था वो कहाँ पे हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया, वो इसलिए कि क्योंकि इसके अंदर एक चेन कौन सी है, पुराने वाली है, और एक चेन कौन सी है, नए वाली है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब इसी को ना हम अगले पेज के ऊपर मुंतकिल करते हैं। अब ये देख लें कि ये जो स्ट्रैंड है पहली एप्लीकेशन के बाद जो जितने भी डॉटर बैक्टीरिया के अंदर होगा वो कौन से वाला होगा, एक N14 वाला, एक N15 वाला। अब हम ये देखेंगे ये बैक्टीरिया जब तकसीम होंगे तो क्या होगा। अच्छा बेटा, अब जब ये बैक्टीरिया तकसीम होंगे तब इनके अंदर पहले एक तो स्ट्रैंड कौन से वाला है, N15 वाला। एक कौन सा है, क्योंकि पहले एप्लीकेशन के बाद एक इनके अंदर कौन सा बना है, N14 वाला बना, और ये कौन सा है, N15 वाला ब्लैक के अंदर। अच्छा, अब क्योंकि नाइट्रोजन के मीडियम में N14 के मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, अब जब 40 मिनट के बाद अब इस बैक्टीरिया की जब दोबारा तकसीम होगी तो इसके अंदर भी DNA कौन सा बनेगा, N14 वाले दोनों स्ट्रैंड बनेंगे। अब ये देखें N15 वाले के साथ तो क्या बन जाएगा, N14 वाला बन जाएगा, जो कि ये है। यानी कि मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या है, दरमियानी है। अब जो
एक राउंड की एप्लीकेशन के बाद जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक स्ट्रैंड कौन सा, N14 वाला। अब इसके साथ कौन सा बनेगा, अब इसके साथ क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड भी कौन सा बनेगा, N14 वाला बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या हैं, N14 वाले हैं, तो ये ज़्यादा लाइट हो जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि जो डीएनए की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। एक तो फिर हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि जो 0 मिनट के बाद जो हमने सैंपल इकट्ठा किया, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं हुई थी, तो वो पुराने वाला यानी कि क्योंकि N15 से ग्रो करके काफ़ी नस्लों के बाद आया, तो उसके अंदर सारा नाइट्रोजन या डीएनए जो था N15 वाला था, तो वो कहाँ पे गया, सबसे नीचे चला गया ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह। पहले राउंड के बाद एप्लीकेशन के क्या हुआ, एक स्ट्रैंड तो पुराना रहा, एक नया बन गया। ठीक है, यानी जितने भी मतलब क्या बैक्टीरिया होंगे वो जब तकसीम होंगे उनके अंदर क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे N15 उनके डीएनए इसके अंदर मौजूद है, तो एक स्ट्रैंड कौन से वाला है, पुराने वाला होगा, एक N14 वाला नए वाला, तो वो मीडियम डेंसिटी होगी, दरमियान में इकट्ठे हो जाएंगे। जबकि जब दूसरा राउंड होता है एप्लीकेशन का, तो उसके अंदर एक तो वही पुराने वाला, क्योंकि अब जो दूसरे राउंड के अंदर जो एप्लीकेशन हो रही है उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हाइब्रिड हैं, यानी कि एक N15 और एक N14 के स्ट्रैंड वाले। ये याद रखें, जो 0 मिनट के बाद इकट्ठे हुए हैं वो प्योर हैं, N15 वाले हैं, जबकि पहले राउंड के बाद जो वजूद में आए हैं वो क्या है, हाइब्रिड हैं, एक N14 वाले और एक N15 वाले। तो 15 के साथ तो अब भी 14 लगेगा, जबकि 14 के साथ कौन सा लगेगा, 14। तो जो 14-15 होगा, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि जनरेशन 1 के अंदर था, जबकि ये क्या होगा, बिल्कुल नया होगा और हल्का होगा। तो अब जो है ना उसके अंदर, ठीक है, मतलब क्या है कि दो किस्म की मतलब क्या है कि डीएनए वजूद में आएंगे, एक जो कि मीडियम डेंस होंगे, एक जो बिल्कुल लाइटर होंगे। क्लियर बेटा। तो ये बेटा क्या था कि हमने आज पढ़ा, ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है और उसके इसे किसने साबित किया कि ये कैसे होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।